यस सर। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग आज स्टार्ट करना ही भूल गया था। यदि कभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाऊं बता दिया करो ना। रफली 5-10 मिनट का हमारा लेक्चर हो गया था। ओके, तो ये कुछ सारा सेटअप हुआ। अब हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन तुम देखना काफी लॉजिकल हम वन बाय वन जाएंगे। जैसा रदरफोर्ड गए थे, उन्होंने लॉजिकली ऑब्जर्वेशन लिए, उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूड किया। So the main observation, the expected observation was the alpha particle when going to strike this gold foil, this should not cross the gold foil. Expected तो था कि gold foil को cross न करे, क्योंकि एटम के तरफ यदि हम कुछ भी पार्टिकल भेजेंगे वो तो सॉलिड होता है, ओपेक होता है, तो उससे स्ट्राइक होके वापस ऐसे कुछ आना। But the first and the main observation, उसने ही जो लास्ट मॉडल था, थॉमसन्स मॉडल था, that atom is opaque, इसको गलत प्रूफ कर दिया। Opaque means which is solid, which if we throw something toward the opaque object, it cannot cross through it. ये बॉल opaque है, इस बॉल के तरफ मैं ये थ्रो करता हूँ, इसको थ्रो करूंगा तो इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्लियर? बट विंडो इज नॉट opaque, विंडो की तरफ कुछ छोटे पार्टिकल थ्रो करो, हो सकता है विंडो को क्रॉस कर दे। समझ में आया opaque means? Yes sir. Yes, sir. चलो, अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये लिया गया, the maximum of the alpha particle crosses through this gold foil without any deviation. हमें यहाँ पर कुछ white और green spots मिल रहे थे। Maximum alpha particle are crossing through this gold foil without any deviation. इसका क्या मतलब हुआ? That means there is lot of space empty inside any atom. बहुत सारी स्पेस है किसी एटम में जो कि एम्प्टी है, खाली है। इज दैट ओके? यदि खाली नहीं होगी, एम्प्टी नहीं होगी तो अल्फा पार्टिकल क्रॉस ही नहीं कर पाते। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। अब आते हैं 1% का क्या हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मेन ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ देम डेविएटेड एट एन एंगल 9 less than 90 degree. Very few of them deviated at an angle more than 90 degree. कुछ 90 डिग्री से कम से डेविएट हुए, कुछ 90 डिग्री से ज्यादा से डेविएट हुए। क्लियर? सो 90 डिग्री without any deviation, 0 degree deviation, less than 90, let's say 30-40 degree, and then 120-130 degree. Clear? So second third observation था जो roughly 0.99% के लिए था। 99% observation this one, 0.99% इसके लिए, तो बचा 0.01 कहाँ गया? 99 हो गया, 99 हो गया, 99.99 तक चले गए। The 0.1% observation, which is very very rare, one of the 20,000 alpha particle will come back at an angle 180 degree. Very few, but we can say one out of the 20,000 alpha particle is come back at an angle 180 degree. So ये second, third, fourth observation लिए गए, rare थे, but still they are, we can observe this. ठीक, अब ऑब्जर्वेशन तो ले ली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हमें कुछ सजेस्ट करना है। रदरफोर्ड सजेस्टेड सम पोस्टुलेट, सम एटॉमिक मॉडल, एटम कैसा होना चाहिए, क्या कैसे उसकी मॉडलिंग की, कैसे उसको स्ट्रक्चराइज किया गया, ये उसने एक्सप्लेन किया। तो रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया, आई थिंक मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल से क्रॉस हो रहे हैं। सो एटम इज बेसिकली हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। एटम कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें बहुत सारी जगह खाली होगी, अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस कर रहे होंगे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल। या सो स्फेरिकल तो अभी भी एज्यूम किया, और लॉट ऑफ स्पेस इज एम्प्टी। सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट हैज +2 चार्ज। इफ अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देन डेफिनेटली if it is deviating at an angle less than 90, more than 190 and even 180, देखो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर डेविएट होगा, either it will be repelled by the positive one and it will deviate to its path. पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से रिपेल हो सकता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तो बोल सकते हैं चलो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, बट सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने उसको थ्रो किया, वो वापस हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ repulsion will be there. So the alpha particle get repelled by the positive charge. वो भी positive charge था. So the whole positive charge of an atom, all the protons and the whole mass of the atom is
placed at one place that is called nucleus at the center of the atom. हमने पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रख दिया सेंटर पे, जिसे कहा गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल. क्लियर? यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. सेकंड ऑब्जर्वेशन, हम इस पॉजिटिव चार्ज के कुछ क्लोज जाते हैं, ये रिपेल हो गया. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा और क्लोज चले जाओ, और ज्यादा रिपेल हो गया. थर्ड ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली उसी लाइन में जाएंगे जिस लाइन में न्यूक्लियस होगा, तो हम यहां चले गए, ये 180 से डेविएशन. ये हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन. क्लियर? तो 180 से डेविएशन कब होगा? एग्जैक्टली उसी लाइन में चले गए जहां पे न्यूक्लियस. क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर. यस सर. अब मुझे ये बताओ, न्यूट्रॉन की बात कर ली, प्रोटॉन्स की बात कर ली, सेंटर पर है न्यूक्लियस के. व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में नहीं आए, पूरा एटम हमने डिस्क्राइब कर दिया. सो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो सजेस्ट किया गया वो ये किया गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई वेलोसिटी. जो इलेक्ट्रॉन्स थे न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहे हैं विथ वेरी हाई वेलोसिटी. अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों सजेस्ट किया? ऐसा तो कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है. सी, वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द अल्फा पार्टिकल. द अल्फा पार्टिकल गेट डेविएटेड थ्रू देयर पाथ. उनके पाथ का जो डेविएशन था वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण कहीं कंसीडर नहीं किया गया. तो फिर क्वेश्चन ये आता है, क्या इलेक्ट्रॉन का नेट इफेक्ट अल्फा पे जीरो है? तो जीरो कैसे नेट इफेक्ट करें? उसका हम सब कुछ बैलेंस कर देते हैं. न्यूक्लियस, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल यहां से एंटर करता है एटम में, यहां से क्रॉस कर जाता है. तो जब अल्फा पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक एटम में एंटर होने से लेकर एटम से बाहर तक जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कुलेशन, काफी सर्कुलेशन कंप्लीट कर लेता है. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होगा, अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा. तो अल्फा पार्टिकल ने छोटा सा डिस्टेंस मूव किया, इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल हो गया. तो द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस अल्फा पार्टिकल विल बी जीरो, क्योंकि हर डायरेक्शन में उसे अट्रैक्ट कर रहा है. तो नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के कारण रिज्यूम नहीं किया गया. सो इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई वेलोसिटी. क्या अभी क्लियर इतना? दोनों डायग्राम जो बोर्ड पे बने जल्दी से बना लो, नहीं बनाए तो फिर हम ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं. मुक्तित का मैसेज था, सर योर वीडियो इज पॉज्ड. आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है, स्टिल कंफर्म करने दो. चलो मुझे कुछ बच्चों से. वेदांत, विधि, सम्यक. नो सर, इट्स ओके. नो सर. मुक्तित, कैन यू हियर मी? जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ इशू होता है ना कि वीडियो कुछ अटक रहा है, कुछ ऐसा है, तो एक बार वापस से रीज्वाइन कर लिया करो. मतलब मेरे तरफ से यदि कुछ नेटवर्क इशू होगा तो डेफिनेटली वो 2-3 बच्चे के साथ मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मेरे भी दूसरे स्क्रीन पे मुझे पता लग जाता है. तो रीज्वाइन कर लिया करो अपने से.
Done, sir. आयशा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस अभी मैंने डायग्राम बनाने का बोला है. नाउ वी नीड टू राइट समथिंग. Screen is visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Observation. Most of the alpha particle passes straight through the gold foil undeflected. A few of them were deflected through small angles, while a very few were deflected to a large extent. Third observation, a very small percentage, 1 in the 20,000, was deflected through angles ranging from nearly 180 degree. चलो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया जो हमने ऑलरेडी देखा है. हम रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम पे आते हैं. अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एटम को कैसे स्ट्रक्चराइज किया है. चलो मधुरा पढ़ना चालू करो. मधुरा. Madhura cannot hear me. Palak. Sir, observation या concept? Concept. First, the atom of an element consists of small positively charged nucleus, which is situated at the center of the atom and which carries almost the entire mass of atom. Second, the electrons are distributed in the empty space of atom around the nucleus in different concentric circular path called orbits. Third, the Wait. First point, the whole mass and the positively charged particle situated at the center, which is called nucleus. Any atom has three things: electron, proton, and neutron. These three are the fundamental particles in any system, any atom. Clear? और भी particles होते हैं, but ये fundamental particles हैं. The mass of electron is very, very small. Is in the order of 1/1837, almost 1/2000. एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एक प्रोटॉन से 1/2000 टाइम्स होता है. So we can ignore mass of electron with respect to proton and neutron. So proton neutron का mass almost equal. So the whole mass, that is protons plus neutrons, they are present at the nucleus. ये तो first point हो गया. Second, the electrons are distributed in the empty space of the atom around the nucleus in different concentric circular paths. Concentric means with the same center. ये तो nucleus हो गया positive charge. We can have first orbit, first circular path, second orbit, second circular path, third orbit, third circular path, and electrons can move around the nucleus in this orbit. Clear? Concentrically मतलब ये सारे जो सर्कल्स हैं इनका सेंटर सेम होगा, न्यूक्लियस होगा. क्या सेकंड पॉइंट अभी क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके. राशि, प्रार्थना, दोनों को समझ में आ रहा है इतना?
Yes, sir. ओके चलो स्वराज नेक्स्ट दोनों पॉइंट पढ़ो. The number of electrons in orbit is equal to the number of positive charges, protons, in the nucleus. Hence, the atom is electrically neutral. The volume of the nucleus is negligibly small as compared to the volume of atom. The most of the space in the atom is empty. Okay. Third point, the total charge is zero, hence the total positive charge due to protons is exactly equal to the total negative charge due to electrons. So number of protons and electrons are same. Fourth one, the size, the volume of nucleus is very small in comparison to atom. ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे ना एटम से विदाउट एनी डेविएशन वो 99% थे. तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, बहुत कम पार्टिकल्स का डेविएशन हो रहा था. मैं तुम्हें यदि कंपैरिजन करके बताऊं, एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर. इस ऑर्डर में रेडियस होती है एटम की. And the size of the nucleus is in the order of 10 to the power -15 meter. So कितना डिफरेंस है? 10 to the power 5. यदि मैं इसको 10 to the power 5 को नंबर में बताऊंगा 100,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स. एक क्रिकेट के स्टेडियम में सेंटर पर क्रिकेट का बॉल रखा है, वो न्यूक्लियस हो गया और पूरा वो स्टेडियम प्लेग्राउंड वो एटम हो गया. इतना साइज का डिफरेंस होता है. क्लियर है श्वेता, शुभम, श्रवणी, ऋतु, रुजुला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से ऑब्जर्वेशन इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम लिख लो फास्ट. मुक्तित मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुमने जो लिखा है उसको वापस से एक बार इतना कॉपी कर लो. मैं फिर Yes, sir. स्क्रीन शेयरिंग हटा के बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं. आयशा, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. तुम्हें कॉपी करना है इतना पोर्शन, राइट?
Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, I'm having some problem with my laptop, so may I just leave the meeting and shift to another device? Yeah, definitely you can do that. Thank you, sir. ये बच्चों वाली हरकतें मत करो जो कर रहा है स्क्रीन पर। चलो हो गया इतना? 1 minute sir. Done, sir. Okay. चलो मुक्तित का क्वेश्चन था सर, वो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि कैसे वो रोटेट कर रहा है, हाउ कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड। सी, first of all, what we had done, we had not considered any effect of electron on the deviation or non-deviation of alpha particles when alpha particle passing through the gold foil, either they are passing without any deviation, without any deflection, or they are deflecting to their path. Clear? कहीं भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया। तो अब मेरे सामने एक टास्क हो जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया गया उनका इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा प्लेस किया जाए so that their net effect will be 0। अब मुझे बताओ, ये एक सर्कल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। If electrons are moving with very high velocity in this circular orbit, एक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लियर? जब अल्फा पार्टिकल ने थोड़ा सा मूवमेंट किया हुआ, इलेक्ट्रॉन का पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट, तो इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा हर डायरेक्शन में, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में मूव कर चुका होगा उस टाइम, उस मीनवाइल जब इसमें थोड़ा सा भी प्लेस हुआ होगा। So the net force of attraction is there in all the direction. The net force will be 0. आया मुक्ति समझ में? Yes sir. Thank you sir. चलो इसके बाद आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, और ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, तुम अपने एंड से ट्राई करना रदरफोर्ड्स के क्या ड्रॉबैक्स है इसे निकालने। ठीक है? तुम चाहो तो किसी अपने टेक्स्ट बुक, अपना जो बुक है उसमें भी पढ़ सकते हो, और नोट करना है 2 या 3 पॉइंट है। यू नीड टू लीव 4-5 लाइंस, दैट्स इट। और नहीं मिलता है तुम थोड़ा नेट पे देखो कि रदरफोर्ड्स के क्या ड्रॉबैक्स है। क्लियर? मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होमवर्क है, मतलब ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक टर्म्स। हमने अभी तक एटॉमिक टर्म्स नहीं किए, राइट? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, या हो गए वो? नहीं सर, नहीं बात सर, भी
जिन बच्चों ने अर्ली बैच ज्वाइन किया था, मे भी पॉसिबल उन्हें हो गया हो, तो आईटीसी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री उसमें हुआ था, और उसमें बेसिकली पहले 2-3 चैप्टर्स का जस्ट बेसिक सी कवर होता है। उसका मतलब ये है ना, एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है आईटीसी जैसा, बट वो जेई बैच के लिए अर्ली बैच को करा दिया जाता है ताकि बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, जब चैप्टर पे जाए तो थोड़ा सा उन्हें जल्दी से चीजें समझ में आए, ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मतलब अर्ली बैच में शायद 54 बच्चों में शायद 3-4-5 बच्चे, बाकी तो सभी ने न्यू ज्वाइन किया है। तो डेफिनेटली जितना भी कराया जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, एवरीथिंग विल बी डन कंप्लीटली क्लियर। इवन मुझे लगता है जिन बच्चों ने आज भी ज्वाइन किया है उन्हें भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आ रही है? 3-4 बच्चे कौन से हैं? Yes, sir. Sir, you are teaching from NCERT books? No, basically we don't follow any particular book. हम ऐसा कोई भी बुक फॉलो नहीं करते। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हम मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा जो कंटेंट होता है, देखो मैं फिर से सबको एड्रेस कर देता हूँ इस चीज को लेकर। All the teachers from Resonance, they are not going to follow any particular book. ऐसा होगा ही नहीं कि इस बुक से हमें करना है। But yes, after teaching the core atomic structure, तुम ये definitely sure shot बोल सकते हो कि NCERT का कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा। इवन जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसका भी कोई पॉइंट नहीं छूटा होगा, बट द सीक्वेंस विल नॉट बी सेम। तो अब क्वेश्चन आता है, एक मिनट मुझे बताओ, अब क्वेश्चन आता है सर फिर हम कहाँ से पढ़ेंगे लेक्चर के बाद, हम क्या करेंगे? तुम्हें कहीं से नहीं पढ़ना है, तुम्हें लेक्चर नोट्स बनाना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नोट्स से थ्योरी पढ़ना है। That will be more than enough if you are reading the theory from the lecture notes. Not only now, in your 11th exam, in your 12th exam, in your NEET exams, theory content जितना lecture notes को उससे बाहर कहीं नहीं जाए किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक है तुम्हें रेजोनेंस से मिलेगा, अभी नहीं मिला है तो हर चैप्टर का एक बुक होगा। टोटल 100 बुक्स ऐसे मिलने वाले हैं 2 साल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुक होगा, उसमें पीछे क्वेश्चंस होंगे जिससे मैं होमवर्क देने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, वही उससे ही कुछ क्वेश्चन क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए। क्या इसका पीडीएफ फाइल मैंने सेंड किया है कि एक्सरसाइज 1 का भी, या नहीं किया है? Yes. Sir, you may send again. हाँ, I'll send it again for those students who have joined late here, तो उनके लिए मैं वापस से सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और ये अभी के लिए जब तक तुम्हें हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती, जैसे ही अनलॉक होगा, थोड़ी सी परमिशन मिलेगी ऑफिस खोलने की, तुम्हें अनाउंस किया जाएगा प्रॉपर, तुम आकर सेंटर से बुक कलेक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे बाहर हैं ठीक, उनके कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स आके कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू। Sir, for NEET, SSC board or CBSE? नीट, यदि मैं नीट की बात करूंगा, सी with respect to chemistry, the NEET syllabus is 100% from NCERT and 90 to 93% from SSC. So the syllabus of NEET and NCERT is synchronized with NCERT, but SSC and NCERT, the content is almost 90-95% same. So SSC book का एक मिनट, SSC बुक का भी केमिस्ट्री और NCERT का केमिस्ट्री कंटेंट मतलब मे बी पॉसिबल कि सीक्वेंस अलग हो, चैप्टर्स अलग दिए हो, नाम अलग दिया हो, बट कंटेंट विल बी सेम। बोलो भी। Sir, for 11th 12th we can take CBSE or SSC? For 11th and 12th what we need to go for SSC or CBSE, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा SSC के लिए चले जाना चाहिए। That would be a better option। वो इसलिए क्योंकि SSC में वर्कलोड कम होता है, तुम SSC में जाओ या CBSE में जाओ, you don't need to study, don't need to go school or colleges। यदि तुम ऐसा स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो जिसमें रेगुलर अटेंडेंस हो, तब तो तुम नीट का प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम कॉलेज जा रहे हो मॉर्निंग लेट से 8 to 1:30, 2-2:30 बजे घर आ रहे हो, 3:30 से तुम्हारी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी 8:30 तक, तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहता है। तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है 11th and 12th डमी स्कूल कर लेना चाहिए जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी ना हो। वीक में 1 दिन 2 दिन तक ठीक है, बट यदि डेली अटेंडेंस कंपलसरी है तो फिर दोनों जगह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एसएससी प्रीफर किया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई के बच्चे नीट का एग्जाम नहीं निकालते हैं, मतलब हर टाइप के बच्चे होते हैं, एसएससी से, सीबीएसई से, आईसीएसई से, सबका सिलेक्शन होता है, बट टाइम मैनेजमेंट पर तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। यस, 75% स्टूडेंट जो नीट क्लियर करते हैं वो एसएससी से होते हैं, ठीक है। तो वो एसएससी को
को सीबीएसई और आईसीएसई पढ़ना ही नहीं होता इतना ज्यादा, हमें ज्यादा फोकस इन लेक्चर्स पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उन पे करना हो, ठीक है। Yes. और पता है 10th तक का सिलेबस एसएससी का और सीबीएसई का बहुत वेरी कर जाता है, स्पेशली हम जाएंगे सोशल साइंस वगैरह में, फिजिक्स में, साइंस में, तो वेरी कर जाता है, बट 11th 12th में उतना वेरी नहीं करता है। आफ्टर 12th 11th and 12th syllabus, all the entrance exams for science stream are based on 11th and 12th syllabus। तो जितने भी बोर्ड है ना, महाराष्ट्र बोर्ड ले लो तुम, यूपी बोर्ड ले लो, एमपी बोर्ड ले लो, राजस्थान बोर्ड ले लो, इन्होंने कुछ साल पहले, रफली में 6 से 7 साल पहले का बता रहा हूँ, इन्होंने इनका सिलेबस 60-70% मैच करता था। इन्होंने अपने बुक्स को मॉडिफाई किया और अपना सिलेबस एनसीईआरटी से मैच करवाया। वो इसलिए ताकि बच्चा यदि एसएससी पढ़ रहा है सिंपल, तो वो इन एग्जाम्स में जाके अनकंफर्टेबल फील ना करे, वो ये ना फील करे कि मैंने एसएससी क्यों ले लिया। तो ऑलमोस्ट सबका सिंक्रोनाइज्ड है, बहुत ज्यादा वेरिएशन वैसे भी नहीं 11-12 के सिलेबस, ठीक है। और ये भी मैं तुमको बोल सकता हूँ, यदि तुम एनसीईआरटी लेके बैठ के पढ़ोगे, यदि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा सर यदि हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो क्या हमारा नीट निकल जाएगा, बायो का तो मैं चलो ठीक है, बायो में तो थ्योरी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का लिख के दे सकता हूँ, यदि तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे और एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो नीट तो नहीं निकलेगा। तो क्या एनसीईआरटी से अलग सिलेबस है? सिलेबस अलग नहीं, सिलेबस विल बी सेम फ्रॉम द एनसीईआरटी, बट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस का पैटर्न है और जो नीट में क्वेश्चंस का पैटर्न है, दोनों डिफरेंट है। नीट में ऑब्जेक्टिव आता है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग होता है। तो जब मैं ये एटॉमिक मॉडल पढ़ाया, मैंने जो तुम्हें लास्ट मॉडल, उस मॉडल को तुम एनसीईआरटी में जाओगे नहीं, मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता तो मुश्किल से 5-7 मिनट्स लगते हैं। आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 30 मिनट्स, आई डोंट नो कितना टाइम लगा मुझे। तो जो बचा हुआ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा है, वो कॉन्सेप्ट कैसे फील किया, क्यों ऑब्जर्वेशन यह है, on the basis of that observation how he concluded this postulates। तो उनको समझना, उन पोस्टुलेट को समझना और उसको फिर इंटरप्रेट करके न्यूमेरिकल में यूज करना, ये मैटर कर जाता है नीट एग्जाम। तो जो वे ऑफ आस्किंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वे ऑफ टीचिंग है और वे ऑफ ग्रैस्पिंग द कांसेप्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? इज दैट ओके? यस सर। इसलिए 11th-12th में थोड़ा सा जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्रिपेयर करते हैं तो ज्यादा मैटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर जाते हैं 11th-12th में ज्यादा मैटर। स्कूल कॉलेजेस तुम शायद पूरे साल में बताऊं, जो टाइप कॉलेजेस है 6-7-8 डेज जाने वाले हो प्रैक्टिकल्स के लिए बस, बाकी 11th में पूरा 8 दिन के अलावा तुम कॉलेजेस ही नहीं जाने वाले हो। कॉलेजेस के कुछ टीचर्स के जो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट भी आती है, स्पेशली 4th-5th सब्जेक्ट, तो वो रेजोनेंस के कैंपस में आके ले लेते हैं बीच, टाइप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं उसको। तो उतना कॉलेज को लेकर अब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बोर्ड को लेकर मैटर नहीं करता है। ऐसा बोर्ड रखना है जिस बोर्ड में हमें वर्कलोड कम हो, ताकि हमारा नीट का वर्कलोड हम मैनेज कर। It is the number of protons present inside the nucleus of an atom or number of electrons present in a neutral atom. इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल वर्ड यूज करना है और प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में जस्ट न्यूक्लियस यूज करना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट भी होता है। द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस will remain same. Any substance can have positive charge if it is losing electron. Any substance can have negative charge if it gains electron. इलेक्ट्रॉन के लेने देने से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So how many of you are from Indiranagar branch? Please raise your hand. Indiranagar branch. Sir, Bal. हाँ, from BBC class. Yes, I. Raise your hand just.
ओके 8 9 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगेन केमिस्ट्री ऑफ नीट एंड सीईटी लेवल आर सेम। तो नीट के और सीईटी के, शायद कुछ बच्चे सीईटी के लिए भी इन्वॉल्व है, तो उसका नीट जो है केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सेम लेवल है। इवन हम ये बोलेंगे नीट सीईटी एंड जेईई मेंस, जेईई मेंस थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि ऊपर चला जाता है, तो इनका लेवल सेम होगा। मुक्तिक का मैसेज है सर, प्लीज बताइए सीईटी क्यों देते हैं। देखो सीईटी दो चीजों के लिए दी जाती है। यदि मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूंगा तो इंजीनियरिंग फील्ड में मेन एग्जाम होता है जेई एडवांस, जिसमें आईआईटी में एडमिशन होता है जिसके थ्रू, फिर होता है मेंस जिसके थ्रू एनआईटीज में एडमिशन होता है, और बहुत सारे स्टेट लेवल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। सीईटी के थ्रू, सीईटी हर स्टेट में नहीं होती, महाराष्ट्र में अभी हो रही है, आई डोंट नो 2 साल बाद होगी नहीं होगी क्या होगा, बट अभी हो रही है। सीईटी के थ्रू जितने स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, जिसमें ये बोलेंगे जो लोकल स्टेट लेवल के कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही होती है, उनमें एडमिशन होता है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, ये बताओ। X2 minus has 54 electrons, then find its atomic number and the number of proton in its nucleus। हमें X का एटॉमिक नंबर बताना है और इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में, ये बताना है। दो बच्चों के आंसर आए, कुंजल एंड अर्जुन के, दोनों के सही आंसर हैं चैट बॉक्स में। पहले मुझे बताओ क्या दोनों सेम होंगे? एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। So if I am asking atomic number or number of protons, both will have the same answer. X2 minus has 54 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका एटॉमिक नंबर Z रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, that should be 54, Z आ गया 52। एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 52। काफी बच्चों ने आंसर दिया था, मैक्सिमम ने सही दिया था, कुछ बच्चों के थोड़े गलत भी आंसर थे। अर्पित, अभी समझ में आया है? यस सर।
Find number of protons, number of neutrons and number of electrons in organ 1814. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन का कैसे यूज करना है। और अगेन जो लेक्चर का टाइमिंग है दैट इज 3:30 to 4:45। डेफिनेटली 3:30 पे लेक्चर हो गए, लेक्चर इनिशियल की जाती है वो 5-7 मिनट्स हो जाता है। इधर नॉट कंपलसरी कि 4:45 पे लेक्चर खत्म हो, लेक्चर समटाइम्स मे बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 to 15 मिनट्स, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा नहीं है 4:45 हुआ चलो लेक्चर छोड़ के चले गए। मतलब तुम कुछ भी मिस करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। लेक्चर जितना भी हो हमें ट्राई करना है 100% लेक्चर अटेंड करें। कुछ अनअवॉइडेबल रीजन है, पॉसिबल ही नहीं तो एक बात अलग है, क्योंकि लेक्चर में यदि हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें उसमें समझ में आती हैं, हम इजी होती है, और जहां लेक्चर मिस किया वो चीजें खत्म होती है। वैसे भी अगेन जैसा मैंने बताया वी आर नॉट फॉलोइंग एनी बुक, हम कोई बुक पर्टिकुलर फॉलो नहीं करते हैं। तो जितना लेक्चर में कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत जरूरी होता है, सुनना, समझना और लिखना। ये इसका एटॉमिक नंबर है। So number of protons will be atomic number. Number of electrons will be atomic number. Neutral atom 40 will be mass number protons plus neutrons. So 40 हो गया protons, 18 neutrons आ जाएगा 22. Yeah. So 18 protons बचे 22 neutrons. ये हो गया 22. काफी बच्चों ने आंसर दिया था, सही दिया है। होप इतना समझ में आया होगा सभी को। भाग्यश्री, Yes, sir. सानिया, Yes, sir. तू तो सुन भी नहीं रही।
क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। किसी कुछ डाउट था, कुछ बोल रहे थे? Sir, what we called it, two or more atoms at different elements with same mass number. Two or more atoms of same element with same atomic number but different mass number. Atomic number is same but the mass number is different. Isotopes. And Isobar. Sorry. sir, two or more atoms of different elements with same mass number. But different atomic number. Isobar होगा two or more atoms of different elements with same mass number, but now the atomic number is different. Okay, sir. First set of example, second set of example. Iso means something is same. Isotopes, atomic number is same. Isobar, mass number is same. मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जितना लिखा है बोर्ड पे लिखो. Sir, what is the sixth one? Isoelectronics. Electronics. Okay. Isotones, same number of neutrons. Iso means something is same, something is similar. Isoelectronics, same number of electrons और same number of valence electrons. या तो total electrons same हो जाए, either valence electron can be same.
Sir, what are examples of isoelectronics? वो मैं वेट कर रहा था कि तुम लिखो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिखूंगा वो। Okay, sir. Isotopes, number of neutrons, 3 protons plus neutron. Number of proton 1, p plus n is 3. 3 में से 1 माइनस करो तो न्यूट्रॉन आ गए, 4 में से 2 माइनस करो तो न्यूट्रॉन आ गए। आइसोटोप्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल। चलो सबसे पहले हम आते हैं नाइट्रोजन 3 माइनस। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, 3 plus 7 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? O2 minus 10 electrons, chlorine minus neon, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 plus 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 8 plus 2 9 plus 1 10, Na plus E1. Organ is also isoelectronic with this. Organ भी isoelectronic, organ में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So organ में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो 8 होते हैं, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। क्लियर? So इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ भी सेम हो जाए तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होगा। Is that okay? Yes. Yes. Second set of example, N2, 7 plus 7 14 electrons, silicon 14 electrons, CO 6 plus 8 14 electrons। तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। Species which can be atom, ion or molecule, anything. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. सर सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल में सिलिकॉन के बाद क्या लिखा है सर आपने? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दिख रहा है? यस। अभी दिख रहा है? यस। हमारे बॉडी में कौन सा पिगमेंट होता है जिससे CO काफी इजीली रिएक्ट करता है और काफी Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. और कैसा कंपाउंड बनाता है? एनी आइडिया ऑन रिएक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? Carboxy hemoglobin. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है एंड इट इज मोर रिएक्टिव विद हीमोग्लोबिन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता है, खुद रिएक्ट कर लेता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th में आएगा डिटेल। चलो कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. No, sir. इसके बाद इसमें 2-3 टर्म्स और बचे हैं, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं तो मुझे याद दिला देना नेक्स्ट लेक्चर में ये करना है। ये 3 टर्म्स करने हैं नेक्स्ट लेक्चर, मुझे याद दिलाना। आइसोस्टर्स, आइसोडायपर्स, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक टर्म्स हम यहां से स्टार्ट करेंगे। और रही बात होमवर्क की, तो मैं बुकलेट के एक तो एक्सरसाइज रिसेंड करता हूं और यदि इसमें से कुछ होमवर्क रहेगा तो ग्रुप पे पोस्ट करता हूं। ठीक है? Sir, you will send Yes, sir. link and that all in BBC group only, na? ऑन एवरी ग्रुप, यस। BBC. हाँ उस पे भी भेज दूंगा मैं। Because I am in that group. मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। तुम किस ग्रुप पर हो? BBC. हाँ मैं उस पे सेंड कर दूंगा। ठीक है? Okay. चलो।